नमस्कार साथियों, RS 360 के मंच पे आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका शुभचिंतक नवीन शर्मा तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, कल 10 फरवरी 2023 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि राजस्थान सरकार ने 23-24 के बजट का खाका पेश किया और ये जो बजट है आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से, चाहे वो RS का एग्जाम हो, EO का एग्जाम हो, RPSC की कोई भी भर्ती हो, करंट अफेयर से बजट रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। साथियों, चाहे मेरा UPSC को 2 बार मेंस क्वालिफाई किया उसका अनुभव हो, केंद्र सरकार में 7-8 साल हो गए काम करते हुए वो एक्सपीरियंस रहा हो, अनअकैडमी पे 3-4 साल अपनी सेवाएं दी वो काम हो, लेकिन हमेशा प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा कि आपको जो कंटेंट है वो इस तरह दिया जाए कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट वहां से मिल सके। तो आज मैं राजस्थान सरकार के बजट 23-24 के बारे में बात करूंगा और RS भर्ती 2023, हालांकि नाम गहलोत साहब ने स्पष्ट तौर पे किसी भी भर्ती का नहीं लिया, बस इतना कहा कि आगामी समय में भर्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो मेरी बात सचिवालय स्तर पे हुई, जो मेरी बात आपके RPSC में हुई और कल बजट भी आ गया, तो उससे कुछ कंक्लूजन मैंने निकाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, एक बड़ी अच्छी बात जो गहलोत साहब कहते हैं, जो हम सबको मेरे ख्याल से जीवन में उतारनी चाहिए, वो ये है कि क्रम में सच्चाई है तो क्रम कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बड़ी गहराई है इस बात में। हमारे गीता में आप देखो, पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो यही है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर बात में बहुत ही ज्यादा आपकी डेप्थ छिपी है कि अगर कर्म करने में आपकी ईमानदारी और हार्डवर्क, डेडिकेशन, सच्चाई के साथ में आपने खुद से सच्चाई से प्रयास किया है, मेहनत करी है, तो वो कर्म बिल्कुल भी निष्फल नहीं होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो ये जितने भी हमारे साथी EO एग्जाम हो, RS हो, उन सबकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये संदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान में रखें। एक बात मैं करना चाहूंगा, पिछले बजट का एक पहलू जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, RPSC के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं चीजें, उसके बारे में 2012-13 में राजस्थान सरकार का पहला जेंडर बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा RPSC के किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कि राजस्थान सरकार का पहला जेंडर बजट, जेंडर पर आधारित, फीमेल्स को प्राथमिकता दी गई थी, वो कब आया था? 2012 और 13 में। दूसरा पहलू, राजस्थान सरकार ने पेपरलेस बजट, चूंकि अब तो पूरे भारत में नॉर्म बन गया है, पेपरलेस बजट ही अब आता है, तो पहला पेपरलेस बजट राजस्थान के केस में 2021-22 में आपका देखने को मिलता है। तीसरी बात, जो पहला कृषि बजट है वो कब आया था? आप देखें, ये पहला कृषि बजट भी, ठीक है, 2022 का बजट सरकार ने पेश किया था, उसमें आपको एग्रीकल्चर पे अलग से उन्होंने जो अलोकेशन किया है गवर्नमेंट की स्कीम्स पे, चाहे वो कृषि कृषक योजना हो, पूरी जानकारी मिलती है। 2022 में अलग से पृथक्करण कर दिया गया, बाइफर्केशन कर दिया गया कृषि बजट के तौर पे। तो ये तीन बातें बजट की अति महत्वपूर्ण एग्जाम के नजरिए से 12-13 में पहली बार राज्य का जेंडर बजट आया, 2021-22 वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में पहला पेपर बजट आया और 2022 वाले साल में ही, जो पिछले साल था, कृषि बजट की जो अवधारणा है वो गहलोत साहब ने पेश करी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब मैं एक एक करके स्लाइड्स देखूंगा, जो आपने भी कल देखा, हम सब ने देखा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट निचोड़ मैंने बजट का यहां पे इन 55-60 स्लाइड में रखा है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। पहली चीज, बाड़मेर में हम जानते हैं लिग्नाइट का खदान है, राजस्थान खनिजों का अजायब घर है, 81 टाइप्स के मिनरल्स राजस्थान में आपको मिलते हैं।
जिसमें से 57 का हम जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जो बाड़मेर आपका लिग्नाइट मिलेगा वहां पे, तो बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट सरकार लगाने का घोषणा करती है। 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट सरकार ने लगाने की यहां पे घोषणा की। पर्यावरण के नजरिए से भी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह पूछ सकते हैं आपसे कि हालिया दिनों में राजस्थान सरकार के बजट में किस स्थान पे पर्यावरण संरक्षण मिशन शुरू और किस स्थान पे आपका इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना का सरकार ने निर्णय लिया। कौन से स्थान पे इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना का निर्णय सरकार ने लिया? तो जवाब है जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि बजट 2023-24 में राजस्थान सरकार ने इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना का ऐलान किया। कौन से स्थान से किया? जमवा रामगढ़। ठीक है। और साथ ही में पर्यावरण संरक्षण मिशन जो है इसका आगाज भी होता है इस घोषणा के साथ में। तो पर्यावरण की चर्चा भारत सरकार, पर्यावरण की चर्चा UNFCCC और पर्यावरण की चर्चा G20 के दरवाजों पे भी दस्तक दे रही है। तो यह पर्यावरण संरक्षण मिशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के जो हमारे इन्वायरमेंट गोल्स है उसको अचीव करने के लिए, और राजस्थान सरकार के गोल्स जो राजस्थान सरकार ने भी अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सतत विकास जो कार्यक्रम है उसमें पर्यावरण के भी गोल हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। मिड डे मील स्कीम हम जानते हैं, बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना में पिछले कुछ दिनों ही आपने देखा होगा 2 दिन लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट मिड डे मील के स्कीम के तहत जो हमारे बच्चे हैं उनको मिल्क प्रोवाइड किया जा रहा है स्कूल्स में। 2 दिन हफ्ते में दिया जा रहा था। गहलोत साहब ने बजट अनाउंसमेंट के साथ में ये एक तोहफा दिया और जो न्यूट्रिशन की समस्या है इसको एड्रेस करने का प्रयास, क्योंकि हम जानते हैं मिल्क में विटामिन मिनरल न्यूट्रिएंट्स तमाम प्रकार के तत्व होते हैं। 7 दिन, अब 7 दिन आपको मिड डे मील स्कीम के तहत जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको यहां पे आपका दूध प्रोवाइड किया जाएगा, और सरकार यहां पे 1000 करोड़ का यहां पे आवंटन इस घोषणा के साथ करती है। तो बाल गोपाल योजना किससे संबंधित है? कितना मिल्क प्रोवाइड किया जा रहा है? 7 दिन। सवाल एग्जाम में 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। अब चूंकि अब तक 2 दिन था, एक ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में 2 दिन का भी रहेगा। जवाब है 7 दिन। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है एक सवाल EORO परीक्षा में इससे भी पूछे जाने की बहुत संभावना रहेगी, और यह सवाल बनते ही है करंट अफेयर के। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जिसका 5 लाख तक का अब तक बीमा था। दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति वो आपका उसकी मृत्यु भी हो जाती है या दुर्घटना में किसी प्रकार से घायल भी होता है तो सरकार उसको 5 लाख मुआवजा वहां पे प्रोवाइड कर रही थी उसके परिवार को। इसकी राशि बढ़ा के 5 से 10 लाख कर दी गई, डबल हो गई है। तो अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे, एक ऑप्शन तो 5 लाख का, 7.5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहां पे आपके बन सकते हैं। याद रखना ये जवाब है इसका आपका 10 लाख रुपीस। देखिए गवर्नेंस की बात करी, गवर्नेंस पे अलग से उन्होंने एड्रेस किया। गुड गवर्नेंस जो है वो किसी भी राज्य को राम राज्य बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण। तो यहां पे राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस, देखिए हर जगह ई जुड़ रहा है आजकल। रोटी कपड़ा मकान, चौथा इंटरनेट बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। आप जिस प्रकार रोटी कपड़े और मकान के बिना नहीं जीवित रह सकते, उसी प्रकार इंटरनेट के बिना भी आज के जीवन में कोई
उसका कोई विकल्प नहीं है। तो राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस ये जयपुर में खुलेगा। अब इसमें सवाल अगेन ऑब्जेक्टिव में, मुख्यमंत्री महोदय ने हालिया दिनों में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की घोषणा करी। ये राजस्थान के कौन से जिले में प्रस्तावित है? जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, 4 ऑप्शन देगा। जयपुर इसका राइट है। तो ये थोड़ा सा आप इसका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से समझिए और एनालिसिस कीजिए। देखिए और एक मतलब कि जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवार, उनको आगामी वर्ष में निशुल्क राशन की सुविधा यहां पे सरकार प्रोवाइड करती है। प्रति माह हर महीने मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाएंगे। तो यहां पे सवाल एक तो ये बन जाता है कि जो आपका मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना जो दी गई है एक हर महीने, किसके लिए, कौन बेनिफिशियरी यहां पे, कौन लाभार्थी है? तो तमाम तरह के ऑप्शन होते हैं। बीपीएल ऑप्शन देगा, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपको ऑप्शन दे सकता है, और राजस्थान के वंचित वर्ग का ऑप्शन, सहारिया जो है जनजाति, उसका ऑप्शन दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन ये योजना के जो लाभार्थी हैं, जो अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो परिवार हैं, उनको ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है और इसका अनाउंसमेंट है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बीच में आपसे एक आरएस की बात भी कर लेता हूं कि आरएस के हमारे साथी लगातार टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कॉल के माध्यम से पूछ रहे थे कि आरएस भर्ती का गहलोत साहब ने अनाउंसमेंट नहीं किया, कब तक आने की संभावना है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आरएस 2023, ठीक है 2022 से अब 23 ही हो गया। देखिए एक चीज है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जनवरी में तो नहीं आएगी, फरवरी में अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी सचिवालय से स्पष्टीकरण जो आरएस आरपीएससी ने मांगा था आरएस भर्ती के लिए, वो नहीं पहुंचाया गया है। आज भी सचिवालय से लेटर नहीं गया है, अब बैठना वापस नहीं गई है। कारण जो है, जो मुझे बातचीत से पता चला, वो ये है, सीट बढ़ने की कवायद अभी तक खत्म नहीं हुई। देखिए क्या होता है, जितना भर्ती डिले होती है ना, रिक्त पद, रिटायरमेंट तो हो रहे हैं अपनी जगह पे। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन कमेटी, डीपीसी आपका बैठता है और रिक्त पदों के अगेंस्ट जो है वो अपनी सारी लिस्ट बना के डीओपी को भिजवाता है, और डीओपी फिर यदि भर्ती नहीं निकली होती है, नोटिफिकेशन नहीं होता है, तो उन पदों को जोड़ देता है। तो जानकारी जो मुझे मिली, जेसीटीयू, जूनियर कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, और कुछ अलाइड सर्विसेज के जो अधीनस्थ सेवा के पद हैं, उनको भी अब जोड़े जाने की आशंका है। इन पहले भर्ती जो आई थी वो 587 पद पे थी, ठीक है, ये बढ़ के 650 प्लस हुए, और जो मुझे जानकारी लास्ट जो मुझे अपडेट मिला है वो ये है कि 720 पद के अराउंड जो हैं अब ये आपके इसमें होने की संभावना, और ये और भी बढ़ सकते हैं, ये पद और भी बढ़ सकते हैं। जितना डिले होगा, मैं मानता हूं छात्रों को बड़ी परेशानी होती है, और जो काफी समय से सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार ये एग्जाम है, कब आएगा, लगातार लगे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कई बार कहा है, आरपीएससी का जो पी है वो है पेशेंस के लिए, धैर्य के लिए। तो ये रखना है आपको। डिले होने से जाहिर तौर पे जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनको थोड़ा सा एक बेचैनी भी होती है, और अगर रोजगार नहीं है तो घर पे परेशानी भी होती है। वो बिल्कुल एक जायज बात है और सही बात है। लेकिन डिले होने से भर्तियों के पद, जब आती है भर्ती, एक अच्छा खासा पिटारा खुलता है। तो आप अब ये मत सोचिए, देखिए वैकेंसी तो आएगी ही, ठीक है, आज नहीं तो 1 महीने के अंदर आएगी, पर आएगी वैकेंसी, और मैं आपको समय पे अपडेट दे दूंगा। जैसे मुझे सटीक जानकारी मिलेगी, डीओपी हो चाहे आरपीएससी हो, मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा, एकदम ऑथेंटिक हमेशा की तरह। लेकिन आप तैयारी रखिए, और मेरा निवेदन है आप लोगों से कि तैयारी इस प्रकार कीजिए कि अब की बार आरएस पार।
तो ये जो अपनी निशुल्क अन्नपूर्णा योजना के तहत फूड बांटने की जो कवायद गहलोत साहब ने छेड़ी, इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के परिवारों को राशन दी जाने की बात की गई है निःशुल्क। अब एक और चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है ये। देखो, मेरा प्रयास कि आपको बजट को रटवा दिया जाए ताकि सवाल कैसा भी है ऑब्जेक्टिव में आप उसके लिए रेडी रहें। राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, हम जानते हैं आज के युग में ड्रोन का अत्यधिक इस्तेमाल होने लगा है। बल्कि आप देखोगे छोटे मोटे जो फैमिली के फंक्शन, शादी ब्याह के अंदर भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल बिल्कुल कमाल ढा रहा है। तो ड्रोन हो, एविएशन सेक्टर हो, युवाओं को स्किल दिया जाए, उनकी क्षमता को, कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए, उनकी क्षमता को विकास किया जाए। तो उसके लिए हम देखेंगे फुर्सतगंज जो है वो अमेठी में, ये अमेठी में अपना जो है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में, वहां पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ऑलरेडी समय अस्तित्व में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी, उसी की तर्ज पे गहलोत साहब अनाउंसमेंट करते हैं कि जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की बनाए जाने की घोषणा की गई। तो राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहां पे प्रस्तावित है? जयपुर में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आएंगे? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, कुछ भी दे सकता है। अगर नहीं पता हो तुक्केबाजी में कोटा टिक करेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिए। तो यहां पे आप देखोगे मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, फ्लाइट अटेंडेंट, एविएशन मैनेजमेंट, सिमुलेटर, जो तमाम जो सेक्टर्स आपके जो तैयारी जब कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, तो इन सभी चीजों का यहां पे ध्यान रखा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, युवा युवा युवा, युवा है तो देश है, युवा है तो राज्य है, पर युवा मांगे मोर। तो ये थीम बजट की भी थी कि बचत बढ़त राहत तो ठीक है, लेकिन युवा जो है ये इसका सेंटर पिलर है। तो साथियों, नई युवा नीति को बनाने का प्रस्ताव गहलोत साहब ने बजट में किया। साथ में यह भी कहा कि 500 करोड़ रुपए का युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाएगा, जिसका बाइफर्केशन इस प्रकार है: 200 करोड़ का दक्षता विकास, 100 करोड़ का समग्र व्यक्तित्व विकास, और 200 करोड़ जो है वो खर्च की जाएंगे शिक्षा, छात्रवृत्ति और संबंधित संसाधनों में। 200 करोड़ रुपए तो स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी, दक्षता, क्षमता बढ़ाने के लिए, कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग के लिए, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो सके। तो 100 करोड़ रुपए हैं, उससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के छात्रों में, युवाओं में हो, और जो आपके 200 करोड़ बचते हैं वो शिक्षा, छात्रवृत्ति में। तो ये जो पीडीएफ है या जितना भी डॉक्यूमेंट है, मेरा जो आप टेलीग्राम चैनल देखोगे, RS360 नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। वहां पे मैंने शेयर किया है। मैं समय समय पे जो भी अपडेट RS की हो, ERO की हो, करंट अफेयर का, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस का मटेरियल वहां पे शेयर करता हूं। तो ये युवा विकास एवं कल्याण कोष की स्थापना, अब सवाल यहां बनेगा कि कितने करोड़ का है? 500 करोड़ का ऑप्शन भी होगा परीक्षा में, 1000 करोड़ का भी होगा, 750 करोड़ का भी होगा। तुक्केबाजी, मास्टरगिरी, हवाबाजी में ये गलती हुआ। तो याद करना है, युवा कल्याण, 500 रुपए का नोट, 500 का आंकड़ा, 500 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना, हम जानते हैं कि तमाम छात्र जो कोचिंग करते हैं सरकार की तरफ से उनको सहायता प्रोवाइड की जाती है। इसके लक्ष्य को बढ़ाया गया। स्कीम का नेचर सेम है, ढांचा सेम है, लेकिन जो लाभान्वित वर्ग है, जो बेनिफिशियरी है, उसको संख्या को बढ़ाया गया। 15,000 युवा को लक्ष्य था पहले, अब सरकार ने प्रस्तावित किया है डबल, 30,000। तो 15 से 30,000 का आपका लक्ष्य सरकार ने यहां पे युवाओं को बेनिफिट पहुंचाने के लिए रखा मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना में। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, देखिए जैसे हम जानते हैं कि भारत सरकार भी एक भारत श्रेष्ठ भारत जो चलाती है अभियान, उसमें युवा एक जगह से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं और सीख के आते हैं।
तो राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की जो अवधारणा है, इसके साथ में गहलोत साहब अनाउंसमेंट करते हैं कि इस साल 23-24 में 10,000 युवा राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, देखो हम सभी की बात करें, मैं भी पूरा भारत घूम चुका हूं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जाने का अवसर अभी तक नहीं मिल पाया या नॉर्थ ईस्ट में जा नहीं पाया। तो साथियों, बड़ी इच्छा है कि जब मौका मिले नॉर्थ ईस्ट जाऊं, तो आप लोगों से, और मेरा ये एक थोड़ा सा दृष्टिकोण भी है कि नॉर्थ ईस्ट नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से आज भी बहुत सही स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। और जो हमारा कल्चर है कहीं ना कहीं उससे थोड़ा भिन्न भी है, लेकिन इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, विविधताओं से भरा हमारा देश है। तो 10,000 युवा जो हैं आपके, ये उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में ये जाएंगे, राजस्थान से इनका चयन किया जाएगा और वहां जाके ये वहां के कल्चर से एक्सपोज मिलेगा इनको। तो युवा महोत्सव राज्य स्तर पे ये भी आयोजित किए जाएंगे आगामी साल, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में। तो 10,000 युवा राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। देखिए, और उसके अलावा विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने की सरकार ने, युवाओं पर आधारित था ना, तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग तैयारी करते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए आवासीय रेसिडेंशियल फैसिलिटी नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल जो आपका दिल्ली में है, नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल जो दिल्ली में है, उसी की तर्ज पे सरकार ने ये निर्णय लिया कि जिला मुख्यालयों में 75 करोड़ की लागत से 100 मतलब एक उसमें 100 आवास की क्षमता विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। तो जो छात्र एग्जाम आरएएस की हो, रीट हो, आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड हो, एसआई की भर्ती की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक आवासीय सुविधा यहां पे उपलब्ध रहेगी। उसी प्रकार जिला मुख्यालयों पे जो अपने डिस्ट्रिक्ट, जो अपने हेडक्वार्टर में, सावित्री बाई फूले वाचनालय, इसको स्थापित करने का निर्णय सरकार ने लिया। और ब्लॉक स्तर पे सावित्री बाई फूले वाचनालय में डिजिटल लाइब्रेरी, ताकि आज का समय अगेन इंटरनेट का है, डिजिटल युग है, तो आप घर बैठे, अगर आपके पास किताब नहीं है, मटेरियल नहीं है, कोचिंग भी आप यदि नहीं कर पा रहे, तो सारी अध्ययन की सामग्री, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए। उसके लिए सावित्री बाई फूले वाचनालय के माध्यम से डिजिटल लाइब्रेरी का सरकार का ये प्रयास, अगेन ये जो प्रयास किया है आपका ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। और जो आपका वाचनालय है प्रत्येक जिला मुख्यालय पे, ठीक है, पहले जो सरकार ने पिछली बार जो घोषणा करी थी वो जिला मुख्यालय पे थी, उसको बढ़ाते हुए अब जिले से ब्लॉक लेवल पे चले गए हैं। बिल्कुल रीच करना, कनेक्ट दी अनकनेक्टेड डॉट्स की अवधारणा सरकार की यहां पे। देखिए, ये मुझे लगता है आरएस के मुख्य परीक्षा में सवाल इससे बन सकता है, आरएस के प्री एग्जाम में भी सवाल इससे आपका इस पर्टिकुलर चीज से बन सकता है, दोनों से, मेंस में तो बनेगा ही, और ईओआरओ के अंदर भी सवाल इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री 2 नंबर का सवाल हर साल आरएस परीक्षा में गवर्नमेंट की स्कीम से, बजट से क्वेश्चन आते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है? योजना 18 से 35 वर्ष के जो उद्यमी हैं, 18 से 35 वर्ष के जो आपके जो मतलब जो इस एज ब्रैकेट में लोग आते हैं, उनके लिए सरकार लेकर आती है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जो आपकी एक हमारी स्कीम चल रही है, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसके अंतर्गत जो लाभ मिल रहे हैं वो लाभ तो इसमें मिलेंगे, वो लाभ इसके अंदर भी मिलेंगे, पर उसके अलावा 10 और 15%, 10-15% की मार्जिन मनी 5 लाख रुपए की सीमा तक दी जाएगी। तो देखिए, अगेन आप इनको आर्थिक तौर पे संबल, एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 10 और 15% की मार्जिन मनी जिसकी सीमा 5 लाख रुपए, यहां पे आपके इस स्कीम में ये प्रावधान, और तकरीबन 5,000 युवा उद्यमी इससे आपके बेनिफिट उनको मिलेगा। तो क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना थी, उसके तहत तो सारे बेनिफिट यहां मिल रहे हैं। फर्क यह है कि एज लिमिट
ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट 18 से 35 साल के युवाओं के लिए। दूसरी बात, इसमें आपका जो मार्जिन मनी का कंसेप्ट है 10 और 15%, 5 लाख रुपए की सीमा तक ये प्रोवाइड यहां पे किया जाएगा। तो सवाल 2-3 तरह के बन सकते हैं, मैंने आपको डायमेंशन इसके बता दिए। तो देखिए सरकार, अब सरकारी नौकरी की एक सीमा होती है ना, एक लिमिट के ऊपर सरकारी नौकरी नहीं निकाली जा सकती। देश की जनता जो आपकी इस समय ग्रेजुएट है, उसके बनस्पत सरकारी जो नौकरी निकलती है उसमें बहुत कम रेशो है, सप्लाई डिमांड का बहुत ज्यादा गैप है। तो सरकार यहां पे प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दे रही है। आगे आप देखोगे स्टार्टअप, आई स्टार्टअप, इन सब के लिए भी सरकार ने आधारशिला रखी है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ठीक है। अब देखो हर सेक्टर को, हर वर्ग को शामिल करने के लिए, तो अल्प आय वर्ग की महिलाएं, इनकम जिनकी कम है, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, हस्तशिल्पी जो हस्तशिल्प का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट में इन्वॉल्व हैं, केश कला, माटी कला कारीगर, घुमंतू जो है, उनके लिए सब रोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू किया जाने का गहलोत साहब ने यहां पे अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, तो अगेन यहां पे किस वर्ग को कैटर किया गया? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किसके कल्याण की बात करती है, किसके वेलफेयर की बात करती है? वो महिलाएं जो बेसिकली जिनकी इनकम कम है, लो इनकम ग्रुप, विभिन्न वंचित वर्ग जिसमें हस्तशिल्प शामिल है, केश कला, माटी कला कारीगर, घुमंतू, उनके स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसरों को उत्पन्न या बुनाने के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना चालू की गई है। और देखो यहां पे आपको किस प्रकार का लाभ मिलेगा, लाभ देख सकते हो। 5-5 हजार रुपए का अनुदान ग्रांट दिया जाएगा यहां पे, जिसमें कि आपको किट, आवश्यक किट, अगर सिलाई का काम करते हो उसके उपकरण, मशीन, हैंडीक्राफ्ट में मशीन इस्तेमाल होती है वो दी जाएगी यहां पे आपको। 1 लाख युवा इससे लाभान्वित होंगे, उनको बेनिफिट यहां मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपकी कि ये भी आरएस की मुख्य परीक्षा में भी सवाल बन सकता है और प्री एग्जाम ईओआरओ के अंदर भी ऑब्जेक्टिव, कि इसके बेनिफिशियरी कौन है, इसके आपके लाभार्थी कौन है इस योजना के। तो वहां पे ये याद रखना, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, उसमें केश कला, माटी कला कारीगर, वंचित वर्ग, अल्प आय वर्ग की महिलाएं, उनको टारगेट सरकार ने किया है। हाँ, ये देखिए एक हमारी योजना चल रही है, ऑलरेडी चल रही, निःशुल्क जांच योजना। ठीक है, उसके तहत तमाम बीमारियों की जांचें जो हैं सरकार द्वारा निःशुल्क की जाती है सरकारी अस्पतालों पे। तो कितनी जांच शामिल है, कितनी जांच शामिल है? 56 जांचें। ये फैक्ट हमको यहां से मिलता है। अभी जिले पे थी, अब जिले के साथ साथ ब्लॉक मुख्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पब्लिक हेल्थ सेंटर, PHC, पब्लिक हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी ये जांचें उपलब्ध होगी, 56 जांचें। तो ये फैक्ट 56 ये आपके ऑब्जेक्टिव हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखते हैं, देखिए इस तरह के सवाल भी आमतौर पे परीक्षा में दिखते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज, ये कहां पे प्रस्तावित है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर यहां पे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब बजट को, अगर जो एग्जाम ईओआरओ का पास अभी 14 तारीख को होने वाला है, 14 मई को, उसमें हमें क्या करना है? सारे फैक्ट चीजें, ऑब्जेक्टिव के पहलू पता होने चाहिए। मेंस एग्जाम में आएगा 2 नंबर का सवाल, 5 नंबर का स्कीम का, तो उनको सारे साइलेंट फीचर वहां पे उसके लिखने होते हैं। ठीक है, अब देखिए सरकार, मैंने कहा था ना स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक फंड स्थापित किया, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड जो है 250 करोड़ रुपए की राशि, 250 करोड़ की राशि जो है यह युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड किससे जुड़ा हुआ है? स्टार्टअप से। ठीक है, दूसरी बात, आई स्टार्ट फंड के माध्यम से, जो आई स्टार्ट फंड है, आई स्टार्ट भी आपका कहीं ना कहीं स्टार्टअप को प्रमोट कर रहा है। स्टार्टअप को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जो मैचिंग शेयर की सेवा सरकार जो अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही थी, आर्थिक तौर पर सहायता, वो 25 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो आई स्टार्ट
जो है आई स्टार्टअप, उसमें सरकार की तरफ से जो सहायता मुहैया कराई जा रही है, मैचिंग शेयर 25 लाख से बढ़ के 1 करोड़ रुपए हो चुका है। ये भी डेटा आपका प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे लिंक है, ये है आपका स्टार्टअप। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान यहां पे रखनी है। और देखिए, फिर आप देखेंगे ये विद्यालयों में आई स्टार्ट लॉन्च पैड की नेक्स्ट की स्थापना की बात की गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज जो ऑलरेडी राजस्थान में चल रहा है, राजस्थान में आपका अस्तित्व में है राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज, RGIC, राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज। जो प्रथम पुरस्कार था उसकी राशि को बढ़ा के 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज अगेन आपका स्टार्टअप इनोवेटिव आइडिया से जुड़ा हुआ नवाचार की दिशा में प्रयास, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अगर देखोगे मनरेगा में 100 दिन का रोजगार है, पूरे भारत में चल रही है। किसकी स्कीम है? केंद्र सरकार की। अब इस स्कीम में राजस्थान सरकार ने पहल करते 100 से 25 दिन एक्स्ट्रा, 100 दिन तो है, उससे 25 दिन एक्स्ट्रा 125 दिन का अतिरिक्त रोजगार आपको यहां मिलेगा। तो एक एग्जाम में फैक्ट 125 दिन के रोजगार की बात की गई है महात्मा गांधी नरेगा योजना में। दूसरी बात, कथोड़ी, सहरिया एवं विशेष योग्यजन जो है उनको संबल प्रोवाइड करने के लिए 100 दिन के स्थान पे 200 दिन। तो आप देखो, एक सवाल यह भी बन जाता है, कुछ विशेष कैटेगरी के लिए सरकार ने 200 दिन का प्रोविजन रखा है महात्मा गांधी नरेगा योजना में। वो जातियां हैं कथोड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन। एक और चीज, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना। इसमें क्या है आपका, जितने भी अपने अभी शहरी स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे रोजगार गारंटी की योजनाएं चल रही हैं, पेंशन योजनाएं चल रही हैं, उन सब चीजों को एक में इंटीग्रेट कर दिया गया, शामिल कर दिया गया महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना के तहत। तो पहला सवाल तो ये बन जाता है, महात्मा गांधी इनकम गारंटी योजना लागू करने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान। दूसरी बात, इसमें क्या किया गया है, शहरी स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, चाहे वो आपकी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी अभियान हो, उसके अलावा अपनी जो पेंशन योजनाएं चल रही हैं उन सबका समावेश कर दिया गया है इसमें। ठीक है, और आप देखोगे जो तमाम तरह की पेंशन दी जा रही थी वृद्ध जन को, दिव्यांग जन को, एकल महिला, सिंगल वुमेन को, उनकी राशि को बढ़ा के सरकार ने 1000 रुपए, मिनिमम 1000 रुपीज का यहाँ जो है प्रोविजन यहाँ पे कर दिया। पेंशन की जो सीमा थी उसको बढ़ा के 1000 रुपए कर दिया गया है। तो यही सब बात मैंने बताई आपको, बिल्कुल वैसा का वैसा। हाँ, एक चीज यहां पे नोट करना, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम के तहत हम पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपकी मिनिमम अब 1000 रुपए हो चुकी है, बढ़ के 1000 रुपए हो चुकी है। और 75 वर्ष तक की आयु के समस्त जो 77 लाख जो बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं, पहले 500, 550 प्रतिमाह मिलता था, 1000 रुपए मिलेगा। तो ये आपका एग्जाम के हिसाब से, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं। अब देखिए, यहां पे एक अलग योजना सरकार लाती है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। देखिए, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, ठेला लगाते हैं, थड़ी लगाते हैं, या जो श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, लेबर पंजीकृत श्रमिक हैं, उनकी आयु 25 से 60 वर्ष के बीच में है। यदि हॉस्पिटलाइज होते हैं तो क्या होता है, दैनिक मजदूरी का काम ठप हो जाता है, रोजमर्रा की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। भाई, जो बेचारा ठेला चला रहा है, रेडी लगा रहा है, चाय बेच रहा है, पकौड़ी बेच रहा है, कुछ भी आइटम बेच रहा है, वो अगर बीमार पड़ गया तो सरकारी नौकरी की तरह उसे पेड लीव तो नहीं मिलेगी, सीएल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा बेचारा? हॉस्पिटल में खर्चा जेब से देगा और काम और ठप। और जब वापस लौट के आएगा,
तब तक दूसरा कॉम्पिटिटर तैयार मिलेगा उसको उसी जगह पे वो काम करता हुआ, उसके लिए बड़ी दिक्कत है। तो सरकार ने उस वर्ग का ध्यान रखते हुए 100 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू करने की घोषणा करी है। 100 करोड़ रुपए सरकार ने यहां पे खर्च करी, जिसके माध्यम से बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा बैंक में पैसा ट्रांसफर, डीबीटी 7 दिन तक 200 रुपए प्रतिदिन, तो 200 इंटू 7 1400 रुपए सहायता यहां पे दी जाएगी। 7 दिन तक लगातार 200 रुपए का आपको यहां लाभ मिलेगा। तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत किसको लाभ मिल रहा है? स्ट्रीट वेंडर, पंजीकृत श्रमिक। क्या आयु है? 25 से 60 साल। सरकार कितना बजट लेकर आई है? 100 करोड़ रुपए का। क्या फायदा है? 7 दिन तक 200 रुपए पर डे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। फिर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा करी सरकार ने जोधपुर में। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग ब्लाइंड पीपल के लिए एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये एक्चुअली जो अनाउंसमेंट किया था यहां पे 25 करोड़ रुपए की सहायता का सरकार ने प्रावधान किया है। और आगामी वर्ष में, ठीक है, कोटा, भरतपुर, उदयपुर में विशेष योग्यजन के लिए भी, जो आपके स्पेशल डिसेबल्ड हैं, शारीरिक तौर पर विकलांग हैं, उनके लिए भी महाविद्यालय खोले जाएंगे। ये देखो, पिछली बार 3D सिटी प्रोजेक्ट की सरकार ने बात की थी जयपुर में, जिसमें कि अपन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का इस्तेमाल करते हैं। अपन इस्तेमाल करते हैं इस तकनीक का, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का। ये स्मार्ट सिटी को वास्तव में स्मार्ट कहलाने के लिए एक आपका टूल है। सरकार यहां पे पिछली बार की घोषणा जयपुर से आगे बढ़ते हुए जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जो कि अपनी स्मार्ट सिटी है ना, जो भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में हमारे राजस्थान से जो स्मार्ट सिटियां प्रस्तावित है, तो जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर में GIS पर आधारित 3D सिटी परियोजना की लागू करने की घोषणा करते हैं। तो पहली बात सवाल बन जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में 4-5 ऑप्शन देगा, कौन से जिलों में हाल ही दिनों में राजस्थान ने 3D सिटी परियोजना स्थापित करने की घोषणा करी है, और 3-4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा जोधपुर, उदयपुर, कोटा। दूसरा ऑप्शन देगा आपको जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तीसरा ऑप्शन देगा आपको उदयपुर, कोटा, करौली। ऐसे कुछ भी कंफ्यूज कर सकता है, तो हमें पूरा पता होना चाहिए कि जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर में ही 3D सिटी प्रोग्राम सरकार जो है आपका लागू करने की घोषणा करती है एग्जाम के नजरिए से। देखिए साथियों, अब यहां पे सरकार ने 11,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा पर आधारित प्लांट्स लगाए जाने का निर्णय घोषणा करी है। 11,000 मेगावाट का लक्ष्य सरकार लेके चल रही है। 11,000 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित प्लांट्स और लगाए जाएंगे। ये पूरे देश में जो मुहिम चल रही है क्लीन एनर्जी, उसमें एक बड़ा कदम साबित हो सकता है यदि धरातल पे उतर पाए। और जो नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, आज पूरा देश क्लाइमेट चेंज, पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे से, दुष्प्रभाव से जूझ रहा है। तो अगर वास्तव में धरातल में 11,000 मेगावाट आपका उतर पाता है, ये सबके लिए लाभप्रद होगा। और देखिए, ठेके पे जो संविदा कर्मी अपने काम कर रहे हैं, ठेकों पे जो संविदा कर्मी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं, उनका प्लेसमेंट एजेंसियों के थ्रू क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है। प्लेसमेंट एजेंसी उनका शोषण करती है, समय पे तनख्वाह नहीं मिलती, छुट्टियां उनकी काट ली जाती है, कभी भी नौकरी से निकाल दिया गया तो उनकी हालत खराब। सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्य संविदा जो कर्मियों को शोषण से मुक्त कराने के लिए, या संविदा कर्मी जो ठेके वाली प्रथा को खत्म करने के लिए, सरकार जो है राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन लेकर आ रही है। इसके गठन की घोषणा करती है। तो अब जितने भी ठेका कर्मी है, जो ठेका कर्मी है, वो नवगठित सरकारी कंपनी राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन में मतलब कि बेसिकली उसमें शामिल कर लिए जाएंगे। और सरकार ने यह भी कहा है कि बिना किसी कटौती के पूर्ण वेज, पूरी इनकम इनको प्राप्त हो सकेगी। तो राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन की घोषणा की गई। किसके लिए की गई? ठेका कर्मियों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए।
देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखिए, पिछली बार बजट में अपने टोटल 11 मिशन एग्रीकल्चर में, जो अपना एग्रीकल्चर है वहां पे एग्री सेक्टर में टोटल आपके 11 मिशन सरकार ने अनाउंस किए थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला था, मिलेट पे आधारित था, टोटल 11 मिशन थे। उसमें एक और जोड़ते हुए 12वें मिशन के रूप में, वो कृषि वाला है, जो कृषि बजट पेश किया उसमें बात आई थी। 12वां जो जोड़ा है वो है आपका राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन 12वें मिशन के रूप में इसको जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि युवा अगर कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से कौशल तरीके से काम करे, लेटेस्ट स्किल से काम करे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे एग्रीकल्चर में, तो कृषि मुनाफे का सौदा है। ना सिर्फ उसका घर बार चलेगा, बल्कि वो अपनी इनकम को उतना जनरेट कर पाएगा कि उसके नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के समय में हर गांव का युवक शहर आता है नौकरी रोजगार की तलाश में, आरपीएससी आरएस की तैयारी करता है। वो सभी गांव में ये देखने को मिल रहा है, माइग्रेट कर रहा है। लेकिन अगर युवाओं को वहीं पे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, उसके जो कृषि, उसके घर का जो एक बेस है, वहीं पे टेक्नोलॉजी से उसको मतलब कि उसकी स्किल को डेवलप किया जाए, तो यहां पे बड़ा फायदा मिलेगा। तो 12वां मिशन राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन। उसके अलावा देखो ये सब तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी, अंतरजातीय विवाह में जो इंटरकास्ट मैरिजेस में 5 लाख रुपए की तक की राशि दी जा रही थी, उसको बढ़ा के 10 लाख। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या आएगा? अंतरजातीय विवाह में राजस्थान में कितनी सहायता राशि दी जा रही है? 10 लाख रुपए की। जो पशुपालक हैं अपने, उनके दो दुधारू पशु जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, 40,000 रुपए प्रति पशु बीमा के लिए मुख्यमंत्री, मतलब 40,000 का पशुओं का बीमा हो रहा है। यहां पे पशुओं का 40,000 रुपए का बीमा मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के तहत देखने को मिलता है। तो सभी पशुपालकों के, जितने पशुपालक है, दो पशु, 2 मिल्क गिविंग एनिमल का 40,000 रुपीज का पशु बीमा मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के तहत। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल कैसे आता है बताता हूं आपको मैं। प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर, तो पहला सवाल तो ये बनता है कि प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर किससे संबंधित है? वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिलाएं जब काम के दौरान बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती, तो सरकार ने प्रस्ताव रखा कि जो आपके 500 प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर खुलेंगे, जैसे अपना होता है क्रेचेस, जहां पे उनके कामकाज के दौरान उनके बच्चों के पालन पोषण का उनका ध्यान रखा जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल। तो प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर, आप देखिए नाम से आप सोचोगे तो ऐसे गैस नहीं कर पाओगे ऑब्जेक्टिव में। यहां तो स्लाइड दिख रही है, सवाल में स्लाइड नहीं दिखेगी। प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर किससे संबंधित है, और वहां पे कंफ्यूजन। तो ये है आपके कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए। जैसे करत सिस्टम होता है ना, कामकाज के दौरान उनके बच्चों को रखा जाएगा, उनको खाने पीने का, गेम्स भी खिलाए जाएंगे, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी ये संभालेगा उस दौरान जब वो महिला वहां पे काम कर रही है। ये मैंने आपको बता ही दिया, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इससे टोटल 20 लाख पशुपालक बेनिफिट पहुंचेगा, सरकार का लक्ष्य। और कितने कितने दो मतलब ड्रॉट जो आपने ये मिल्क गिविंग, मिल्क प्रोवाइडिंग एनिमल्स है, उसके लिए है। जोधपुर में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था कि दिव्यांग विश्वविद्यालय की सरकार ने घोषणा करी है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लाइंड पीपल के लिए अलग से यूनिवर्सिटी यहां पे स्टैब्लिश की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण मिशन की शुरुआत इस बजट में उसका आगाज किया गया। तो ये भी अब ये जब आएगा आपका इसका डिटेल, तो बात करेंगे उसमें उसके सेलेंट फीचर्स क्या हैं, आरएस मुख्य परीक्षा में हेल्प करेगा। ये मैंने आपको बताया 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत, जो पहले 700 750 रुपए 500 रुपए हुआ करती थी एकल नारी के लिए, वृद्ध जनों के लिए, ठीक है, वो बढ़ के अब 1,000 रुपए हो चुकी है। इस पर सवाल आरएस मुख्य परीक्षा में 2 नंबर के पहले पूछे जा चुके हैं। आरजीएचएस में पेंशनर्स के लिए
जो उपचार की सुविधा, अभी देखिए क्या था कि अब जो अपना राजस्थान गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं, उसके पेंशनर्स हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की CGHS स्कीम के तहत RGHS उसी के मतलब कि पद चिन्ह पे चल रही है राजस्थान गवर्नमेंट की RGHS स्कीम पेंशनर्स के लिए। उसमें उपचार की जो राशि थी वो 20,000 से बढ़ा के सरकार ने 30,000 रुपए कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अभी जयपुर में आरकेट है, ठीक है। जयपुर में अपना जो राजस्थान, ये अपना कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की एडवांस टेक्नोलॉजी के जो हाल फिलहाल जो सेंटर है वो कहां पे है, जयपुर में। इसको विस्तार करते हुए सरकार अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर के अंदर भी ये आपके सेंटर खोले जाएंगे। तो अगेन इन 5 जिलों का नाम याद करना पड़ेगा आपको, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर। इंदिरा रसोई योजना आपकी EORO के सिलेबस में अलग से लिखी गई है, ठीक है। हमने मेरी ऐप RS360 ऐप पे लगातार इस पे काम करा, डिटेल में बात करी। सरकार ने 1000 इंदिरा रसोई योजना की घोषणा करी थी पिछली बार के बजट में। सरकार इस बार कह रही है इनकी संख्या को बढ़ा के 2000 कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है एक सवाल EORO पार्ट बी के अंदर इससे बन सकता है। 2000 इंदिरा रसोई योजना की संख्या एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट। जयपुर के चाकसू में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म चाकसू में खोला जाएगा। तो यह प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूट या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलते हैं वो हमारे एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका स्थान इंपॉर्टेंट होता है। तो जयपुर के चाकसू में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म आपका स्थापित किया जाएगा। ये तो अखबारों की फ्रंट पेज ही है आज के अखबार की। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर 500 रुपए, जो लाभार्थी है उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है आपका राहत, ये राहत वाला जस्टिफाई कंसेप्ट यहां पे होता हुआ दिखता है। अब देखते धरातल पे कितना उतर पाता है। वादे तो बहुत करे हैं, ये घोषणाएं कितनी क्रियान्वित होती हैं ये देखने की बात रहेगी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल फंसेगा, इसको मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा राशि 10 लाख थी, ठीक है, उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो 10 से 25 लाख फंसेगा सवाल। मैं आपको कह रहा हूं एक सवाल इस पे किसी भी एग्जाम में RPSC की पूछा सकता है कि 10 से 25 लाख मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि को कर दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब EWS परिवार, उनको भी निशुल्क बीमा उनका होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन परिवार जो है उनका भी निशुल्क बीमा होगा, उनको भी इसका निशुल्क लाभ मिल पाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरी कौन जोड़ा गया? फ्री के लिए। बाकी सबको तो 850 रुपए में हो रहा बीमा, आप लोगों ने भी करवाया होगा। 850 में बीमा हो रहा है, लेकिन इनके लिए फ्री है। ये मैंने आपको बता ही दिया, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम, जिसके तहत सभी चीजों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है। चाहे आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन हो, चाहे हमारी जो मनरेगा योजना या राजीव गांधी शहरी गारंटी योजना अभियान में जो आपको मिलती है रोजगार की गारंटी का, वो हो। ये आपका पेंशनर्स के लिए भी, और जितना भी अपना एक तरह से एक जो सिस्टम था ना रोजगार का, एक सैलरी या एक वेज को मिनिमम इंश्योर करने के लिए, वो यहां पे इंटीग्रेट कर दिया गया है इस महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम के तहत। ये हमने बात करी ली आपसे पहले। हाँ ये इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस। विद्यार्थी जो हमारे राज्य से विदेश में जो पढ़ने आते हैं, चाहे अब देखा होगा आपने IIT जो अपना जोधपुर में संस्थान है, ठीक है, और उसके अलावा जो अपने चाहे एम्स में जो छात्र अध्ययनरत हैं, उसके अलावा जो छात्र आपके तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ रहे हैं, यदि वो बाहर से अपनी डिग्री लेना चाहते हैं, यूरोप से, अमेरिका से, अभी GRE एग्जाम देते हैं,
फिर उसके बाद पैसा खर्च हो जाते हैं। सरकार ऐसे विद्यार्थियों को जिनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको चयन किया जाएगा, अभी 200 लोगों को अपने खर्चे में बाहर भेज रही थी, ये संख्या बढ़ा के 500 कर दी गई है। तो 200 से 500 ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है आपके एग्जाम के नजरिए से। 500 लोगों को सरकार खुद के खर्चे पे राजी, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, ये देश से, इस राज्य से विदेश में पढ़ने के लिए। ये मैंने बात आपसे करी ली थी कि जो स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए जो 18 से 35 वर्ष के युवा हैं, वो स्टार्टअप के लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे या लीज पर लेंगे तो उनको स्टैंप ड्यूटी माफ होगी। अगर कोई युवा स्टार्टअप के लिए जमीन खरीदेगा, आप लोग भी यदि भविष्य में स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो आपको उस पर स्टैंप ड्यूटी जो है वो माफ की जाएगी। यह आपके आरएस मुख्य परीक्षा में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, यह सरकार राजस्थान में नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कर रही है, उसमें ये पॉइंट आप अच्छे से लिख सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023, इसको लाने की सरकार ने घोषणा करी है। तो ये पॉलिसी अभी आई नहीं, अब आएगी पॉलिसी। इसके फीचर्स क्या होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होगा आरएस और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। ईओआरओ में तो क्वेश्चन नहीं बनेगा कि बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी राजस्थान में कब लाएगी, 2023 में लाएगी ऑब्जेक्टिव में, लेकिन मुख्य परीक्षा में इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं। देखिए मैंने कहा राजस्थान खनिजों का अजायब घर है, तो कोटा डिवीजन में एक माइनिंग यूनिवर्सिटी बन रही है। खनन की अपार संभावनाओं को देखते हुए माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा संभाग में आपकी प्रस्तावित है। पेपर लीक की जो घटनाएं हुई और पूरा देश ने देखा, खाली राजस्थान ने, पूरे देश ने देखा, रीट का पेपर हो चाहे पेपर सेकंड ग्रेड आरपीएससी का हो, इस पे रोकथाम करने की सरकार ने देखो कार्रवाई तो करी है। अब इसके लिए एसओजी के गठन एसओजी के अधीन, एसओजी का गठन ऑलरेडी है, काम कर रहा है एसओजी। हम आप लोग भी सब एसओजी को शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर लीक के मामला है। लेकिन एसओजी के अधीन एक टास्क फोर्स का स्पेशल तौर पे गठन किया गया है। तो अब देखते हैं हकीकत में कितना ये अमली जामा कितना पहनता है। ये खाली कागजी बात रहती है, वास्तव में इससे पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो रुकती हैं। ये एग्जाम के हिसाब से, मेरे हिसाब से और आप सबके हिसाब से पेपर देना, तैयारी करना अपनी जगह है, लेकिन पेपर की जो आप लीक होता है उससे कितना आघात पहुंचता है उन छात्रों को जिन्होंने रात दिन मेहनत करके पेपर दिया होता है। तो ये कितना धरातल पे उतरता है, कितना काम होता है, आने वाला समय हमें बताएगा। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके लिए सरकार ने तकरीबन जो वैकेंसी एफएसओ की आरपीसी निकाली हुई है, नई 200 पद को सृजित करने की प्रस्तावित है। तो आने वाले समय में या तो इसी वैकेंसी में पोस्ट बढ़ जाएगी आपकी एफएसओ की, या अगली भर्ती आएगी, देखना होगा इसमें क्या होता है। लेकिन हाँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर का अब एक तरह से रास्ता भर्ती का ये भी स्पष्ट तौर पे क्लियर होता हुआ दिखता है। तो साथियों, ये अपेक्षा करूंगा, ये मैं दुआ करूंगा कि ये जो बात लिखी है ये सबके सपने साकार हों। 2023 आपके जीवन में भर्तियों के रूप में एक दिवाली लेकर आए और आपका जो कैरियर का जो दिया है उसमें ये उल्लास, हर्ष आपके परिवार में उससे भर दे। तो विदा लूंगा आपसे। और आरएस का मैंने आपको बता दिया, ईओआरओ 14 मई को तय समय पे होगी। एसआई की भर्ती का, अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आरएस एसआई का अनाउंसमेंट नहीं किया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बजट में मुख्यमंत्री जो पहले थे पिछली सरकार में उसमें भी कोई आरएस का नाम अलग से लिया नहीं गया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बजट में अनाउंसमेंट, खाली इतना बोला उन्होंने कि आगामी समय में प्राथमिकता दी जाएगी भर्तियों को। तो सरकार अब चाह तो रही है, चुनावी साल है, मेरे हिसाब से भर्तियां एसआई की भी आएगी। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू खत्म होने के बाद एसआई का भी जो है वो पिटारा आपका खुलने की चांसेस है। एसआई का तो मैंने बता दिया आपको, आरएस का मैं पहले बोल चुका हूं। आरएस की भर्ती का स्पष्ट तौर पे एक ही जवाब है, जिस दिन ये डीओपी आरपीएससी को भेज देगा अभ्यर्थना स्पष्टीकरण, सीट बढ़ा के जो भी कार्रवाई पेंडिंग है उसके बाद मैं आपको एकदम सटीक अपडेट उसी दिन उसी क्षण दूंगा। और फिर उसके बाद आप समझ लेना काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत शुभ रहे। हैव ए वेरी नाइस डे।
कर दीजिए।